नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बारे में। मतलब इसकी जो दो मुख्य रास्ते हैं ना, बाहरी और आंतरिक कोरा। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसके लिए जो जानकारी है वो हमने ली है डॉक्टर वुल्फगैंग वोल्मर की किताब कैलाश आंतरिक और बाहरी पथ के एक सारांश से। अच्छा, डॉक्टर वॉल्मर। हाँ, सुना इनके बारे में। ये तो मेडिकल फिजिसिस्ट थे ना, जर्मनी से। फिर बाद में बौद्ध विद्वान बन गए। बड़ी दिलचस्प यात्रा रही होगी इनकी। बिल्कुल, मेडिकल फिजिसिस्ट थे, लेकिन फिर बौद्ध धर्म में इनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने 2002 से लेके 2013 तक कई बार कैलाश की यात्रा की। काफी अनुभव था उन्हें। और इसी अनुभव से उन्हें कुछ अलग बात पता चली, मतलब पारंपरिक आंतरिक कोरा के बारे में। हाँ, ये खास बात है। उन्होंने पाया कि जिसे आमतौर पर आंतरिक कोरा कहा जाता है, वो असल में कैलाश पर्वत का पूरा चक्कर नहीं लगाती। वो तो पास के नंदी पर्वत के चारों ओर घूमती है। ओह, ये बात तो मुझे वाकई चौंकाने वाली लगी। मतलब नाम आंतरिक कोरा, पर कैलाश का चक्कर नहीं। जी, और इसी बात से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि भाई असली आंतरिक रास्ता तो कोई और होना चाहिए, जो शायद हो गया है या भुला दिया गया है, जिसे कैलाश नांगकोर कहते हैं। तो उन्होंने उसे खोजने की कोशिश की। बिल्कुल, उन्होंने उसे फिर से खोजा और उसका मैप भी बनाया। उनका मकसद था असली सीधे कैलाश पर्वत से जुड़े आंतरिक मार्ग को सामने लाना। कमाल है। तो चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं और करते हैं, बाहरी कोरा। वो कैसा है? बाहरी कोरा, हाँ, वो स्टैंडर्ड रूट है। कैलाश पर्वत के बेस के चारों ओर घूमता है। करीब मान लीजिए 52 से 56 किलोमीटर लंबा। और समय कितना लगता है इसमें? आमतौर पर 3 दिन लगते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके पड़ावों के बारे में। पहला दिन डिरापुक मठ पहुंचते हैं। सही। फिर दूसरे दिन सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, डोलमा दरला। काफी ऊंचा है, करीब 5630 मीटर्स। कभी-कभी 5650 मीटर्स भी बताते हैं। बाप रे, 5600 मीटर से ज्यादा। हाँ, वो पार करके फिर नीचे उतरते हैं और जुतुल्फुक मठ पहुंचते हैं। वो दूसरा पड़ाव है। और तीसरे दिन वहां से चलकर दार्चिन वापस, जहां से शुरू किया था। और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या मानते हैं लोग? देखिए, मान्यता तो यही है कि ये परिक्रमा करने से पाप धुल जाते हैं, पुण्य मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि 13 परिक्रमा कर लें तो मोक्ष मिल सकता है। और 108 का भी कुछ सुना था मैंने। हाँ, 108 परिक्रमा को तो निर्वाण के बराबर मानते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, ये तो हुई बाहरी कोरा की बात। अब आते हैं उस आंतरिक कोरा पर जिसकी बात डॉक्टर वॉल्मर ने की। मतलब जो सीधे कैलाश से जुड़ी है। उसका क्या उद्देश्य है? हाँ, तो ये जो असली आंतरिक कोरा है, इसका मकसद सिर्फ पुण्य कमाना नहीं, बल्कि एक कहीं ज्यादा गहरा आध्यात्मिक अनुभव पाना है। इंटेंस एक्सपीरियंस। गहरा अनुभव मतलब ये यात्रा यिनजेतुआ पर्वत, जिसे हम नंदी पर्वत भी कहते हैं, उस पे ज्यादा केंद्रित है। और माना जाता है कि ये सीधे चक्र संवर देवता, बौद्ध धर्म में जिन्हें डेमचोक कहते हैं, उनके निवास स्थान से जुड़ा है। एक तरह से डायरेक्ट कनेक्शन। अच्छा। तो फिर ये सबके लिए खुली नहीं होगी? मतलब कोई भी जा सकता है? नहीं, पारंपरिक रूप से तो ऐसा नहीं है। आमतौर पे ये उन तिब्बती तीर्थयात्रियों के लिए आरक्षित होती थी जिन्होंने कम से कम 12 या 13 बाहरी कोरा पूरी कर ली हो। 12-13 काफी ज्यादा है। हाँ, हालांकि एक छूट है। अश्ववर्ष में, यानी हॉर्स ईयर, जो कैलाश के लिए बहुत शुभ माना जाता है, उस साल अगर एक बाहरी कोरा भी की हो तो आंतरिक कोरा के लिए योग्य मान लिया जाता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और रास्ता कैसा है इसका? बाहरी कोरा तो कठिन है, ये उससे भी ज्यादा? हाँ, ये रास्ता वाकई बहुत मुश्किल है। बाहरी कोरा से कहीं ज्यादा कठिन। ये दार्चेन से शुरू होकर पहले सलुंग मठ तक जाता है, जो करीब 5000 मीटर पर है। फिर वहां से कैलाश के बेस के पास से होते हुए एकदम खड़ी चढ़ाई है। वो चढ़कर पहुंचते हैं 13 सुनहरे चौर्तिन और सप्तर्षि गुफा तक। ये जगह तो करीब 5860 मीटर की ऊंचाई पर है। 5860 मीटर, बाहरी कोरा के डोलमा से भी ऊंचा। जी हाँ। फिर वहां से नंदियन जिएतु दर्रा पार करना होता है। वो भी लगभग 5800 मीटर पर है। और फिर गैंगद्रक मठ से होते हुए वापस दार्चेन। दूरी में तो ये बाहरी कोरा से कम लग रही है। आपने कहा 30-34 किलोमीटर? हाँ, दूरी कम है, करीब 30-34 किलोमीटर। शायद 1 या 2 दिन में पूरी की जा सकती है। लेकिन भूभाग बहुत मुश्किल है। खड़ी चढ़ाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, ये सब इसे बहुत जोखिम भरा बना देता है। और सुविधाएं वगैरह? बाहरी कोरा पर तो फिर भी कुछ मिल जाता है। यहाँ न के बराबर हैं। सप्लाई पॉइंट्स नहीं है।
बस 2 मठ है रास्ते में, सेलोंग और ग्यांगदरक, जहां थोड़ी बहुत बेसिक मदद मिल सकती है, लेकिन भरोसे नहीं रह सकते। एकदम एकांत है। पर शायद यही एकांत और कठिनाई अनुभव को गहरा बनाती होगी। बिल्कुल, यहाँ जो अनुभव मिलते हैं वो बाहरी कोरा से अलग हैं, जैसे चरण स्पर्श की जगह, मतलब कैलाश के चरणों को छूने का अनुभव। फिर वो 13 चौड़तेन, सप्तर्षियों की गुफाएं, अष्टपद, आत्मलिंगम, कुबेर कुंड, ये सब स्थान गहरे ध्यान और भक्ति के अवसर देते हैं। कम लोग होते हैं तो शांति बहुत रहती है। और यहीं पर डॉक्टर वोल्मर का काम और भी खास हो जाता है ना। उन्होंने सिर्फ रास्ता नहीं ढूंढा। नहीं, सिर्फ रास्ता नहीं, उन्होंने इन भूले हुए रास्तों कैलाश नांगोर का बहुत ध्यान से नक्शा बनाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये दिखाया कि कैसे ये रास्ते तीर्थयात्रियों को चक्रसंवर देवता की प्रतिमा विज्ञान आइकोनोग्राफी के साथ जोड़ते हैं। प्रतिमा विज्ञान मतलब उन्होंने बताया कि कैसे पहाड़ की अलग अलग चट्टानें, गुफाएं और दूसरी आकृतियां असल में देवता चक्रसंवर के शरीर के अंग या उनके चेहरे या उनके मंडल के तत्व हैं। और इन रास्तों पर चलते हुए खास जगहों से देखने पर ये रूप और स्पष्ट होते हैं। ओह, ये तो अद्भुत है। हाँ, उनकी गाइड में अगस्तोम नाम की एक आर्टिस्ट के बनाए ग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन भी हैं। वो चित्र दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ का लैंडस्केप और देवता की कल्पना एक हो जाते हैं। तो यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं रह जाती, वो एक तरह से देवता के दर्शन या अनुभव में बदल जाती है। बिल्कुल सही, यही वोल्मर के काम की गहराई है। अच्छा, अगर कोई इस यात्रा की योजना बनाए तो कुछ प्रैक्टिकल बातें। जाने का सही समय क्या है? जाने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच होता है, खासकर सागा दावा त्योहार के दौरान, या फिर अश्व वर्ष में, जब भीड़ भी ज्यादा होती है और माहौल भी खास होता है। और परमिट वगैरह? हाँ, परमिट तो चाहिए ही। चीन सरकार से तिब्बत ट्रैवल परमिट और कैलाश के लिए परमिट लगता है, और आंतरिक कोरा के लिए शायद अलग से क्लियरेंस भी चाहिए होता है। ये सब आमतौर पर टूर ऑपरेटर के जरिए ही व्यवस्थित होता है। और तैयारी, शारीरिक तैयारी तो बहुत जरूरी होगी। बहुत ज्यादा। ये कोई आसान ट्रैक नहीं है। 5860 मीटर तक जाना है, तो अच्छी फिटनेस, ऊंचाई पर रहने का अनुभव या फिर शरीर को ऊंचाई के अनुकूल ढालने एक्लिमेटाइजेशन के लिए पर्याप्त समय देना बहुत जरूरी है। सही गियर, गर्म कपड़े सब चाहिए। और ये भी ध्यान रखना होगा कि रास्ता सुनसान है, मदद आसानी से नहीं मिलेगी। पानी, मेडिकल इमरजेंसी, सबके लिए खुद तैयार रहना होगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना। तो अगर हम संक्षेप में तुलना करें दोनों की। हाँ, तो बाहरी कोरा ज्यादा लंबी है, 52 किलोमीटर, 3 दिन लगते हैं। शारीरिक रूप से कठिन है, पर रास्ता बना हुआ है, सुविधाएं भी ज्यादा हैं। इसे पाप धोने और पुण्य कमाने के लिए मुख्य माना जाता है। और आंतरिक कोरा? आंतरिक कोरा वोल्मर वाली छोटी है, 30-34 किलोमीटर, 1-2 दिन, लेकिन कहीं ज्यादा कठिन, खड़ी चढ़ाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई। इसमें गुफाएं हैं, प्रकृति में ही देवता के चिन्ह या मुद्राएं देखने को मिलती हैं, और सीधा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होता है। तो ये दोनों परिक्रमाएं अपने आप में बहुत अलग अनुभव देती हैं। जी, बाहरी कोरा एक स्थापित पुण्यदायी यात्रा है, जबकि आंतरिक कोरा खासकर डॉक्टर वोल्मर के खोजे हुए रास्तों से एक छोटी, ज्यादा चुनौतीपूर्ण लेकिन कहीं ज्यादा गहरी प्रतीकात्मक यात्रा है। ये सीधे चक्रसंवर देवता के रूप, उनके प्रतीकों और गहरे अर्थों से जुड़ी है। वोल्मर का काम सच में अनोखा लगता है। ट्रैकिंग गाइड भी है और साथ में गहरा आध्यात्मिक दर्शन भी। हाँ, बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इतनी कठिन शारीरिक यात्रा इतने जटिल प्रतीकों और आध्यात्मिक अर्थों से जुड़ सकती है। क्या ये सिर्फ तीर्थयात्रा का रास्ता है, या वो परिदृश्य, वो पहाड़ खुद हमारी आस्था को आकार देता है और फिर हमारी आस्था उस परिदृश्य को मायने देती है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हर यात्री अपने तरीके से सोचता होगा।